किस तरह का बंदा है इतना तो जानता था कि रोनित जोगिंदर के कजिन का बेटा है, लेकिन वे इसे जाति तौर पर नहीं जानता था। और आज रोनित के साथ तीसरी मुलाकात ही थी। पहली मुलाकात उनकी फैमिली इवेंट पर हुई थी। जिस तरह से रोनित प्रीति को देख रहा था, उस चीज ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। वह हर चीज बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन प्रीति पर किसी और की मैली नजर बर्दाश्त करना उसके बस की बात नहीं थी। प्रीति रात के वक्त मोबाइल पर कुछ स्क्रॉल कर रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका ध्यान बार बार भटककर रोनित की तरफ जा रहा था। उसकी खूबसूरत सब्ज रंग आंखें प्रीति की नजरों के सामने घूम रही थी। तंग आकर वह अपनी जगह पर उठ बैठी और अपने बालों को दोनों हाथों में पकड़कर खींचते हुए जलती हुई बोली, मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों उस इंसान के बारे में इतना ज्यादा सोच रही हूँ? अभी 1 घंटा पहले तक उसके नाम से उसकी आईडी स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन कोई भी आईडी उसके सामने नहीं आ रही थी। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक उसने हर जगह पर चेक कर लिया था। कितना अजीब इंसान है, उसके पास तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है। फालतू आदमी कहीं का अकाउंट तो बना ही लेता ताकि बातचीत करने में आसानी हो जाती, लेकिन मैं उससे बातचीत क्यों करूंगी? मैं तो लड़की हूँ। अगर वो मुझे इस तरह पसंदीदा नजरों से देख रहा था तो उसे मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था, मुझे उससे नहीं, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, मैं उसे नहीं पसंद करती। खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही उसका जवाब दे रही थी। आखिर कोई इंसान किसी की नजरों की वजह से कैसे इतना ज्यादा बेचैन हो सकता है? उसने बहुत परेशान होते हुए सोचा। उसी वक्त उसका मोबाइल बजा। उसने देखा व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। पहला मैसेज पढ़ते ही मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। क्या ऐसा भी हो सकता है? हम किसी इंसान के बारे में सोचे और उसे खबर हो जाए? हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? भगवान इतनी जल्दी कैसे सुन सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से अपना मोबाइल नीचे से उठाया और फिर से मैसेज पढ़ा। कैप्टन रोनित। साइड में एक मैसेज टाइप किया गया था, आपको परेशान करने के लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास आपका झुमका रह गया है, बस वही आपको देना चाहता हूँ। ये झुमका जोगिंदर के हाथ भी भिजवा सकता था, लेकिन मैंने खुद बात करने की सोची। ये ख्याल जब मैडम को आया तो उसका दिल फिर से खुशी से मारे उछलने लगा। उसने लंबा मैसेज टाइप करने के बजाय सिंपल ओके टाइप कर दिया था और अपने कंधे को थपथपाते हुए बोली, वाह सैरनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बस उसके साथ ज्यादा फ्री मत होना और उसको उसी की औकात में रखना है। ये कहकर उसने मोबाइल साइड पर रख दिया, लेकिन फिर परेशान होती हुई मोबाइल उठाकर चेक करने लगी, कहीं उसका मैसेज तो नहीं आया। अगले 2 घंटे यही सब कुछ चलता रहा। दूसरी तरफ रोनित भी यही सोच रहा था कि वो उसे क्या मैसेज करे। 2-3 बार उसने मैसेज टाइप करने की कोशिश की, लेकिन फिर छोड़ दिया। आखिर उसने हिम्मत करके मैसेज किया, मैं आपको कैसे देख सकता हूँ? अगर आप फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं? ये मैसेज करके रोनित ने मोबाइल उठाकर सोफे पर फेंक दिया था और इधर मैडम के हाथों से भी मोबाइल छूट गया था। हे भगवान, इधर जान पहचान हुई नहीं और उसे मिलने की पड़ गई है। उसने सोचा था कि वो मना कर देगी, लेकिन मना नहीं कर सकी। उसने हाँ करते हुए लिखा, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। रोनित ने थोड़ी देर बाद मोबाइल उठाकर देखा तो वो मैसेज पढ़कर वह काफी हद तक तसल्ली में हो गया था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी फैल गई थी। इतना तो उसे विश्वास हो गया था कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। उसके बाद प्रीति को काफी अच्छी मीठी नींद आई थी। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसके कमरे के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। कोई जोर जोर से उसका दरवाजा पीट रहा था। उसने दरवाजा खोला तो सामने ही रोहन खड़ा था। वो बाजू लपेटे, आंखें छोटी किए उसे अजीब नजरों से देख रहा था। सुबह सुबह ऐसे क्यों देख रहे हैं मिस्टर हिटलर? इतना तो मत डराइए, मेरा दिल छोटा सा है। रोहन ने फिर भी उसे घूरना बंद नहीं किया तो वह अपने सीने पर हाथ रखते हुए डर भरे अंदाज में बोली, बच्चों की जान ले लोगे क्या? जिस तरह की बच्चों वाली हरकतें हैं, मुझे लगता है कि अब उनकी जान लेने की नौबत आ ही जाएगी। उसके शब्द सख्त थे और वहां पर अजीब सी गर्माहट तैर रही थी। वह उस नजर को महसूस करते हुए अजीब से अंदाज में गड़बड़ा गई। चलो जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारे कॉलेज के फॉर्म भी सबमिट करवाने के लिए जाना है। क्या आप मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाओगे? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, मगर तुमने तो कहा था कि बस छोड़ो अब उन सब बातों को। खैर, मैंने सोचा है कि तुम्हारे साथ ज्यादा नाइंसाफी नहीं करता, तुम पर एहसान ही कर देता हूँ।
आगे तुम्हारा बर्थडे भी आ रहा है ना, उसे एडवांस गिफ्ट समझ लो। हेलो मिस्टर, गिफ्ट तो मैं बहुत ही जबरदस्त वाला बड़ा सा और कीमती लूंगी। वह चुटकी बजाते हुए गर्व भरे शब्दों में बोली। रोहन उसके चेहरे को देखता ही रह गया। एक बात उसने गहराई से महसूस की थी। आज उसकी नींद खराब होने पर वह ना चिल्लाई थी और ना ही गुस्सा कर रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी फूट रही थी। बाद में रोहन ने उसे अपने बहुत दिल के करीब समझकर ही ये सब किया था। वे दोनों कॉलेज का पता करने के लिए गए। आखिरकार कम मार्क्स होने के बावजूद प्रीति को कॉलेज में एडमिशन मिल ही गया। लौटते वक्त रोहन ने उसे सख्ती से समझाया, खबरदार जो तुमने इस बारे में किसी को भी बताया। अगर इस बारे में तुम्हारी जुबान में जरा सी भी खुजली हुई तो मैं तुम्हारी जुबान ही काट लूंगा। हे भगवान, कैसे हैं आप तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं और धमकी देना शुरू कर देते हो। मेरे दिल से किसी दिन आपके लिए आह निकल गई तो सारी जिंदगी के लिए कंवारे ही मर जाओगे। मगर मेरी शादी ना हुई तो तुम्हारी भी शादी नहीं हो पाएगी, सोच लो। हेलो, मेरी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं जुड़ी हुई। मैं तो अपनी अलग सी किस्मत बनाऊंगी और देखना, मैं धूमधाम से शादी करके इस घर से चली जाऊंगी। वह भी पूरे फौजी स्टाइल में। बातों बातों में वो बहुत आगे निकल गई थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसने अपनी जुबान दांतों में दबा ली। फौजियों को भूल जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। न जाने क्यों रोहन ने ये शब्द कहे थे, वह समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसे बुरा जरूर लगा था। उसी वक्त उसका मोबाइल बजा। उसने देखा रोनित का मैसेज था। वह उसका हाल चाल पूछ रहा था, उससे बातें करने की इच्छा जता रहा था। प्रीति के होठों पर शर्मिली सी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि वो बहुत ही लापरवाह और मुंहफट लड़की थी। उसी वजह से कभी किसी ने उसके पास आने की कोशिश भी नहीं की थी। स्कूल के जमाने में तो वो किसी लड़के से कम ही मिलती थी। एक बार कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा था तो उसने उनकी ऐसी दुर्गति बनाई थी कि उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे और जल्दी ही अपनी निगाहें चुरा लेते थे। उसकी गुंडागर्दी की चर्चे सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि उसके मोहल्ले में भी मशहूर थे। यहाँ तक कि वह अपने घर वालों को भी टोपी पहना देती थी। सिवाय एक आदमी के, रोहन। वह कभी भी उस आदमी से नहीं जीत सकी थी। कभी कभार तो वह हैरान होती थी कि रोहन कैसे इतनी जल्दी उसके झूठ को पकड़ लेता था और कैसे उसके एहसास और जज्बात का पता लगा लेता था। वह हर किसी को धोखा दे सकती थी, लेकिन रोहन को नहीं। मगर रोहन को धोखा देना उसके लिए बेहद मुश्किल था। ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी वो लापरवाह बनने और उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी। 2 दिनों के बाद उसने दादी और आंटी से अपनी सहेली के घर जाने की परमिशन मांगी। उस वक्त रोहन भी दादी के ही कमरे में बैठा हुआ था। उसके कांपते हुए जिस्म को देखकर रोहन पूछ बैठा, इतना ज्यादा क्यों डर रही हो? सब ठीक है? दोस्त से ही मिलने जा रही हो ना? रोहन के कहते ही वह चौंक गई थी। जी जी, उसी के घर ही जा रही हूँ। मेरी सहेली के अलावा मेरा है ही कौन जो मेरा सुनेगा। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी। पहली बार वह किसी लड़के से मिलने जा रही थी। इसी वजह से वह ज्यादा डर भी रही थी और उसके चेहरे के असर भी बदल रहे थे। जब वह रोनित के बताए हुए लोकेशन पर पहुंची तो वह एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था, जहां पर उसने कुछ साल पहले अपने दोस्तों के साथ जाने का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन वहां का बिल काफी ज्यादा आ रहा था। इसी वजह से वो प्रोग्राम बार बार कैंसिल हो जाता था। लेकिन आज रोनित से पहली मुलाकात में ही उसने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी थी। वह उससे बहुत ही सम्मान और समझदारी के साथ मिला था। उसकी जिंदगी में आने वाला वो पहला इंसान था जिसने उसे मोहब्बत का एहसास दिलाया था। उसी आदमी ने उसे मोहब्बत के जज्बे से मिलवाया था और वह पूरी तरह उस पर कब्जा करने का इरादा रखता था। उस दिन जब वो घर वापस आई तो वह बहुत ज्यादा खुश थी। उसने अपने लिए जैसा इंसान सोचा था, रोनित बिल्कुल वैसा ही था। वह उसकी बहुत इज्जत करता था। उसके मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहली मुलाकात में उसने ऐसा प्रभाव डाला जिसका अंदाजा उसे पहले कभी नहीं था। अगले दिन छुट्टी में ही बीत गए थे। रोनित वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया था। इसी वजह से उसका रोनित के साथ बातचीत भी कम हो गई थी। उस दिन वह किचन में बैठी खाना खा रही थी जब अचानक ही उसकी नजर रोहन पर पड़ी, जो ब्लैक कलर की शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके होंठ शरारती अंदाज में सीटी बजाने की हालत में घूमे थे और उसके होंठों पर शरारती मुस्कान दिखाई दे रही थी। अरे वाह रोहन, आज तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। कसम से इतने प्यारे लग रहे हो, मेरा दिल कर रहा है तुम्हें टोस्ट के साथ जैम लगाकर खा जाऊं। वह भी अपने बिखरे हुए बालों में बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसका दुपट्टा भी उसके कंधे पर मौजूद था। वह पूरी तरह आफत बनी हुई थी।
रोहन के लिए वो खुद पर कंट्रोल करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था और 28 सालों में उससे पहली बार कोई ऐसी गलती होने वाली थी जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं था। वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे कुछ भी सोचे समझने का मौका दिए बिना अपने बाजुओं में लेकर गहरे स्वर में बोला, अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें और क्या क्या अच्छा लगता है? उसके शब्दों में शरारत टपक रही थी। प्रीति की सांस अटकने लगी थी। पहली बार उसे अपनी कही बातों पर पछतावा हो रहा था। वह रोहन के इस तरह के रिएक्शन पर हैरान भी थी। रोहन ने बेकाबू होकर उसके होठों पर अपनी उंगली मजबूती से रख दी। उसके कानों के पास झुककर सख्त शब्दों में बोला, मैं तुम्हारा रोहन नहीं हूँ। दोबारा ये शब्द अपने मुंह से मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह ये कहते हुए उसकी सांसें थाम देने पर मजबूर कर रहा था। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझसे दूर हटिए, वरना मैं दादी से जाकर आपकी शिकायत लगा दूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने पास आने की? उसने रोहन के सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और रोते हुए बोली, अपनी पत्नी के पास नहीं जाऊंगा तो क्या मोहल्ले वाली आंटी के पास जाऊंगा? उसने ठंडे और बेहद असरदार शब्दों में जवाब दिया। प्रीति को लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। उसे एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? ये कोई फ्रैंक है? आज अप्रैल की पहली तारीख भी तो नहीं। ये कहते हुए उसने घबराकर अपना मोबाइल खोला, लेकिन वहाँ जनवरी की तारीख दिख रही थी। क्या आज बेवकूफ बनाने का कोई इंटरनेशनल दिन है? रोहन, आप मुझे सच बता दीजिए, वरना मेरे दिल का ये हाल देखकर वह सच में फट जाएगा। उसकी सांस सच में अटकने लगी थी। रोनित का चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने घूम रहा था। दिमाग के किसी कोने में दादी के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। उसने एक बार अपनी दादी को कहते हुए सुना था, और कौन सी लड़की अपने पति को उसका नाम लेकर बुलाती है? तब आंटी ने उन्हें समझाया था, अभी वह छोटी है, उसे किसी चीज का पता नहीं, अभी उसे इन बातों से दूर ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तब वो समझ नहीं पाई थी कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। उसे लगा था कि वह पिंकी और उसकी छोटी बहन के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी मंगनी हो चुकी थी, मगर वह अपने मंगेतर को नाम लेकर बुलाती थी और इसी वजह से घर वाले उनका मजाक बनाते थे। अगर उसे पता होता कि दादी उसके और रोहन की शादी के बारे में बात कर रही हैं, तो शायद वो कभी भी रोनित के तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत ना करती। अब उसे वापस लौटना बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वह सदियों का सफर तय कर चुकी है। रोहन अभी भी तसल्ली से दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा था। तुम दादी से जाकर पूरी जानकारी ले सकती हो, फिलहाल मुझे एक अपॉइंटमेंट मीटिंग के लिए जाना है। ये कहकर वह लंबी सांस भरता हुआ किचन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसके साथ ही वह सबसे जरूरी काम को अंजाम तक पहुंचा चुका था। वह जानता था यही वक्त ठीक है ताकि उस लड़की पर उनके रिश्ते की हकीकत खुल जाए। जब वो हवेली से बाहर निकल रहा था, तब उसने दोबारा उन दोनों की तस्वीर देखी, जहाँ प्रीति रोनित के साथ होटल में बैठी हुई थी और उसकी किसी बात पर बहुत मुस्कुरा रही थी। रोहन ने गुस्से से मोबाइल अपनी पॉकेट में डाल लिया। रोनित, तुम्हें अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तुमने हिम्मत कैसे की मेरी पत्नी पर हाथ डालने की? वह रोनित के घर पहुंचा, लेकिन पता चला कि वह आदमी अपनी ड्यूटी पर वापस लौट चुका है। दूसरी तरफ प्रीति रोती हुई दादी के कमरे में पहुंची। अरे क्या हो गया? इस तरह क्यों रो रही हो? दादी, आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं इस वजह से रो रही हूँ क्योंकि मैं रोहन से शादी नहीं कर सकती और मैं इस बचपन की शादी को मानती भी नहीं हूँ। आपने उस वक्त उस आदमी को मेरे सिर पर सवार किया था जब मैं सिर्फ 3 साल की थी। मुझे बताइए, 3 साल के बच्चे को क्या पता होता है? उसे तो अपने रिश्तों की भी ठीक तरह से पहचान नहीं होती और आपने मुझे उस पवित्र रिश्ते में बांध दिया। दादी बस चुपचाप उसके चेहरे को देखती रही, जहाँ गुस्से का पहाड़ खड़ा था। क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? दादी की आवाज जैसे किसी गहरी खाई से निकलकर आई थी। उसी पल प्रीति के होठों पर ताला लग गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। न वह इनकार कर पा रही थी, न ही स्वीकार कर पा रही थी। मैंने तुमसे पूछा, क्या तुम किसी से मोहब्बत करने लगी हो? दादी ने दूसरी बार वही सवाल दोहराया था। उसकी आंटी बबीता भी वहीं खड़ी थी। उन्हें अपनी धड़कन अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी और वह दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, ये लड़की मना कर दे। भगवान करे मेरी सहेली की बेटी हमारा मान रख ले। लेकिन जब प्रीति ने हाँ में गर्दन हिलाई और इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, तो बबीता वहीं जमीन पर ढेर सी होकर बैठ गई। सच में उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वह कौन सा पल था जब वो अपनी सहेली की बेटी से बेखबर हो गई थी। उन्हें अंदाजा ही ना हो सका
वह किसी आदमी से मोहब्बत करने लगी है। दादी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर ठंडे शब्दों में कहा, वे आदमी जो कोई भी है उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी शादी तो पहले ही हो चुकी है, तुम उसकी धर्मपत्नी हो। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही अपना फैसला मुझ पर थोप सकते हैं। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। मुझे अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा अधिकार है। बबीता आगे बढ़ी और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अपनी जुबान को लगाम दो, वरना मैं तुम्हारी जुबान बंद कर दूंगी। अगर तुम्हारे अंकल के कानों तक तुम्हारे ये शब्द पहुंच गए तो वह तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें घर पर बिठा देंगे और रोहन वह तुम्हारी जान ले लेगा। उसके सामने कभी किसी और आदमी का नाम मत लेना, क्योंकि इस तरह तुम अपनी जिंदगी को नर्क बना लोगी। वह तुम्हारा जितना ख्याल रखता है, तुमसे जितनी मोहब्बत करता है, तुम्हारी ये बातें सुनने के बाद वह तुमसे उतनी ही नफरत करने लगेगा। अपनी जिंदगी को अपने ही लिए मुश्किल मत बनाओ। फिर जब उन्हें पता चला कि वह लड़का कैप्टन रोनित है तो उनका दिल किया वो प्रीति को झंझोड़ दे। आखिर तुम्हें उस आदमी में नजर ही क्या आया? उसकी माँ ने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की। बबीता ने उसे समझाने की कोशिश की। जवानी में भी रोनित की माँ के साथ उनकी नहीं बनती थी, क्योंकि उन्हें लगता था बबीता ने उनकी मोहब्बत पर डाका डाला है। असल में इंदुमती जिस आदमी से मोहब्बत करती थी, उसी आदमी से बबीता की शादी हो गई थी। इसी वजह से दोनों के रिश्ते दूर दूर और खिंचे खिंचे रहने लगे थे। दूसरी तरफ प्रीति का रो रो कर बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे और कैसे इन सब से बाहर निकले, क्योंकि हवेली वालों ने फैसला कर लिया था, जैसे ही रोहन के दादा वापस आएंगे उसकी और रोहन की रिसेप्शन पार्टी धूमधाम से करेंगे और उसकी विदाई कर देंगे। यही सोचकर उसके दिल में हलचल उठ रही थी। दूसरी तरफ रोनित से उसकी बातचीत भी काफी हद तक कम हो गई थी। करीब 2 महीने के बाद उसे पता चला कि रोनित वापस आ गया है, लेकिन उसे अपने आने के बारे में उसे नहीं बताया था। वह सब घर वालों से छुपाकर जोगिंदर के घर गई थी, क्योंकि जोगिंदर की छोटी बहन ने उसे मैसेज किया था कि रोनित हमारे घर आया हुआ है। वह पीछे रास्ते से आगे की तरफ जाने लगी थी कि अंदर से जोगिंदर और बाकी दोस्तों की हंसी की आवाज सुनाई दी। रोनित वहां मौजूद सब लोगों के साथ उसे लेकर चर्चा कर रहा था। वह उसके कुछ मैसेज भी सबको दिखा रहा था और साथ साथ हंसते हुए कह रहा था, देखा, मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि उस बेवकूफ लड़की को फंसाना बहुत आसान होगा। ये सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने भरी महफिल में उसके चेहरे पर जोर से तमाचा मार दिया हो। वो पीछे हटने लगी थी कि उसका सिर किसी चौड़े सीने से टकरा गया। जब उसने नजर उठाई तो वहाँ रोहन खड़ा था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। प्रीति ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली देने लगा। प्रीति दहाड़े मारकर रोना चाहती थी, लेकिन एकदम ही उसके आंसू रुक सी गए थे। वह उस आदमी की वजह से अपनी ही नजरों में गिर गई थी और खुद की ही नजरों में रुसवा हो गई थी। रोहन उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले आया था। जोगिंदर की माँ ने जब उन्हें अचानक वहां से जाते हुए देखा तो हैरान होकर बोली, अरे बच्चे, तुम लोग अंदर जाकर बैठो, तुम लोगों के लिए मैं कुछ खाने को ले आती हूँ। नहीं आंटी जी, आपने जितना किया है बस उतना ही काफी है, रोहन ठंडे शब्दों में कहता हुआ वहां से बाहर आ गया। खुली हवाओं में आते ही प्रीति छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता आया है? आखिर मैंने कौन सी बड़ी गलती की थी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? वह रोहन की शर्ट पकड़कर उसे जोर जोर से हिला रही थी। पहले वह उस आदमी के बारे में बताने से डरती थी, लेकिन आज उसके सामने ये राज भी खुल चुका था। रोहन को काफी पहले से मालूम था। वह बस उस लड़की को रोते हुए देख रहा था। वह चाहता था कि प्रीति अपने अंदर भरा हुआ सारा गुस्सा निकाल दे। रोहन उस लड़की से बेहद मोहब्बत करता था। वह किसी भी तरह उस लड़की के सिर से रोनित का भूत उतारना चाहता था। वह यह भी जानता था कि प्रीति जिस उम्र के हिस्से में मौजूद है, वहाँ अक्सर सही गलत की भूल हो जाती है। हर कोई कभी न कभी ठोकर खा लेता है। अगर प्रीति से छोटी सी गलती हो गई थी तो उसे माफ करने के लिए भी वो तैयार बैठा था। सबसे जरूरी और खुशी की बात ये थी, प्रीति को जल्दी ही हकीकत का पता चल गई थी। रोहन ने उससे वादा किया था, तुम फिक्र मत करो, मैं उस आदमी से अपना बदला जरूर लूंगा। मैं उसका ऐसा हंस बनाऊंगा, वह किसी से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। असल प्लान जोगिंदर और रोनित का था। दोनों ने मिलकर प्रीति को बेवकूफ बनाया था। एक बार पहले कॉलेज में प्रीति ने जोगिंदर का मजाक उड़ाया था। उसने कहा था, तुम्हें तो कोई भी लड़की मुंह लगाना पसंद नहीं करेगी, तुम सारी जिंदगी कुंवारे ही मर जाओगे। सच में वह एक घटिया इंसान था और गैर कानूनी कामों में भी शामिल था। रोहन ने उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे।
जैसे ही वो केस साबित हुआ, जोगिंदर को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और उसे अगले 5 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। उसका कैरियर बर्बाद हो गया। रोहन ने जोगिंदर को करीब 1 महीने तक अपने फार्म हाउस में बंद रखा था और रोज उसकी खबर लेता था। जोगिंदर रो रो कर उससे माफी मांग रहा था, लेकिन रोहन का गुस्सा किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। उन घटिया लोगों की वजह से उसकी मोहब्बत की आंखों में आंसू आ गए थे। उधर रोहन के दादा भी हिंदुस्तान आ चुके थे। उन दोनों की विदाई भी हो चुकी थी। विदाई के बाद हवेली की हवाओं में बड़ी तसल्ली थी, लेकिन प्रीति के दिल में तूफान उठा हुआ था। वह दुल्हन के कपड़ों में भारी जेवरों के बोझ तले दबी बैठी थी। उसके दिमाग में रह रहकर बीते हुए पल और सारी मजबूरियां घूम रही थी, जिनके तहत आज वह इस कमरे में मौजूद थी। दरवाजा खुलने की आहट पर उसने चौंक कर सिर उठाया। रोहन अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में मौजूद गुलाबों की खुशबू जैसे और ज्यादा गहरी हो गई। रोहन उसे पहले ही बता चुका था, वह प्रीति को माफ कर चुका है और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। प्रीति का दिल बुरी तरह से डर रहा था। वह इस वक्त बहुत डिस्टर्ब और उलझी हुई नजर आ रही थी। रोहन चुपचाप चलता हुआ उसके पास आया और बेड पर उसके बिल्कुल बराबर में बैठ गया। उसने बहुत ही प्यार और नरमी से प्रीति का कांपता हुआ हाथ अपने हाथों की पकड़ में लेना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने उसका स्पर्श महसूस किया, वह झटके से अपना हाथ पीछे खींचती हुई बोली, मुझसे दूर रहो। उसकी आवाज हिचकियों में दबकर रह गई थी। मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर फिसलकर ठहर गए थे। प्रीति, रोहन ने बेफिक्र स्वर में उसे पुकारा। रोहन, मैं जानती हूँ कि हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए ये सब इतनी जल्दी स्वीकार करना बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे इस रिश्ते को समझने के लिए, खुद को संभालने के लिए थोड़ा समय चाहिए। उसने भीगी आंखों से उससे विनती की। रोहन ने उसकी बेबसी को समझा तो उसके दिल में टीस उठी। वह चाहता तो अपना अधिकार ले सकता था, मगर उसने प्रीति की मर्जी को महत्व दिया। प्रीति, मैं तुम्हें वक्त दूंगा। प्रीति ने धीमे शब्दों में हामी भरते हुए सिर हिला दिया। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालूंगा जब तक तुम खुद दिमागी तौर पर तैयार ना हो जाओ। प्रीति ने सुकून भरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी जान छूट गई हो, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि रोहन ने वक्त देने का वादा तो किया है, मगर उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। वह उसे समय तो देना चाहता था, मगर पूरी तरह उससे अलग नहीं होना चाहता था। अगर वो पूरी तरह दूर हो जाता तो शायद उनके वापसी की दूरियां कभी कम न होती। वह माहौल, आपसी संबंध को हल्का फुल्का बनाना चाहता था। अगले ही पल वह एक शरारत भरी मुस्कान के साथ उसके चेहरे पर झुका और उसकी पलकों पर ठहरकर एक आंसू अपनी उंगली से साफ कर दिया। वक्त तो तुम्हें मिलेगा, मगर याद रखना तुम अभी मेरी कैद में हो। ये कहकर उसके प्रीति के कान के पास जाकर अपनी गर्म सांसों की तपिश महसूस करवाई, जिसे प्रीति के पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। उस कैद में छोटी छोटी शरारतों के साथ उसका पति भी शामिल था। उसने प्रीति के बालों की एक लट को उंगली में घुमाते हुए हल्का सा खींचा। प्रीति ने घबराकर उसे देखा तो उसके चेहरे की लाली देखकर वह खिलकर मुस्कुरा दिया। उसका वह गंभीर पति अब ऐसे रूप में था जिससे निपटना प्रीति के लिए शायद वक्त मांगने से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वो भागते हुए वॉशरूम में घुस गई, जबकि रोहन उसके अंदाज पर मुस्कुरा उठा। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकली तो कमरे की रोशनी मध्यम हो चुकी थी। प्रीति ने दबे कदमों से बेड की तरफ बढ़ाए और सोने की कोशिश करने लगी, मगर इससे पहले कि वो कंबल ओढ़ती, रोहन ने एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब कहाँ भाग रही हो? रोहन उसे पूरे अधिकार के साथ अपने मजबूत सीने में लपेट चुका था। प्रीति का दिल किसी कैदी परिंदे की तरह जोर जोर फड़फड़ा रहा था। रोहन, छोड़िए मुझे, आपने वादा किया था आप मुझे वक्त देंगे। उसने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की। वक्त मांगती रहो मगर दूर नहीं जाओगी। मेरा सीना तुम्हारी सबसे सुरक्षित जगह है, अब इसे स्वीकार करो, इनकार कैसा? रोहन ने उसकी पकड़ और मजबूत कर ली, अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसके शब्दों में ऐसी मोहब्बत झलक रही थी कि प्रीति की सारी आनाकानी धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। उसकी सांसों की तपिश और जिस्म की गर्माहट प्रीति की सारी उलझनों को पिघला रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह आदमी जिसे वह दूर भागने की कोशिश कर रही है, आखिर में उसी की बाहों में उसे सुकून मिलेगा। थोड़ी देर तड़पने के बाद उसने थक हार कर खुद को उसके भरोसे छोड़ दिया। उसने आंखें मूंद ली और चुपचाप रोहन के सीने पर सिर रख दिया, जहाँ रोहन के दिल की धड़कनें अब और ज्यादा तेज हो गई थी। अब प्रीति पर जैसे नींद सवार हो गई थी। रोहन ने उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर दी और उसे खुद में समेटकर सुकून की नींद सो गया। सुबह पहली किरणें हवेली की दीवारों को और भी रोशन कर रही थी। जब रोहन की आंख खुली तो बेड का दूसरा हिस्सा खाली देखकर उसकी नजरें कमरे से उसे ढूंढने लगी। वह बालकनी में खड़ी बाहर के मंजर को कोई कोई नजरों से देख रही थी।
रोहन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो बेड से उठा और खामोशी से उसके पीछे जा पहुंचा। प्रीति अभी सुबह की ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। या अचानक उसे अपने पास रोहन की मजबूत बाजुओं का घेरा महसूस हुआ। उसने पीछे से उसे अपनी पकड़ में लेते हुए बड़ी बेबाकी से उसकी धड़कनों को महसूस किया। प्रीति के पूरे बदन में जैसे करंट सा दौड़ गया। वो बौखलाकर उसकी तरफ देखते हुए झटके से अलग हुई। आप क्या कर रहे हैं? उसका चेहरा शर्म से लाल अंगार हो रहा था और आवाज में कंपन था। रोहन ने मासूमियत से अपने कंधे उचकाए, अपनी जेब में हाथ डालकर लापरवाही से कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसकी आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी, जो प्रीति को और ज्यादा असहज कर रही थी। आप बहुत बदतमीज हो गए हैं। रोहन, प्रीति ने गुस्से से उसे घूरा, मगर उसके सुर्ख होते गाल कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। बदतमीज नहीं प्रीति, इसे सिर्फ अपना अधिकार तुम पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। वह एकदम दोबारा उसकी तरफ बढ़ा। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, अभी से इतनी परेशान हो जाओगी? पूरा दिन कैसे बिताओगी? उसने शरारती शब्दों में उसे छेड़ा तो प्रीति नजरें चुराकर वापस कमरे की तरफ भागने लगी, जबकि रोहन की हंसी हवाओं में गूंज उठी। अगले कुछ दिन प्रीति के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे, क्योंकि रोहन ने उसे पूरा दिन परेशान करने की जैसे कसम खा रखी थी। वह कभी किचन में उसके काम में दखल अंदाजी करता तो कभी राह चलते उसे छेड़ देता। प्रीति कभी उसकी शरारतों से तंग आकर अपना पैर पटकती तो कभी उसके बेशरम पर्दों पर शर्मा कर रह जाती। मगर रोहन के लिए उसका ये रूठना और बिगड़ना उसे और भी प्यारा लगने लगा था। आखिरकार हवेली वालों ने उसके बीच बढ़ते हुए उस अनकहे प्यार को भांप लिया और उन्हें हनीमून मनाने के लिए शहर से दूर मनाली भेज दिया। वहाँ की हवाओं में हवेली के रस्मों रिवाज और रोक टोक कुछ भी नहीं था। रोहन उसे हर तरफ घुमाता, कभी पहाड़ों की चोटियों पर ले जाता, कभी झरनों के करीब। प्रीति के लिए उसकी पसंद की हर छोटी बड़ी चीज खरीदता, जैसे उसे जताना चाहता हो कि वह उसकी पूरी दुनिया है और उसकी सारी खुशियाँ उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती। उस सफर के बीच रोहन की बढ़ती मोहब्बत, उसकी परवाह और उसके अलग अंदाज ने प्रीति के दिल की आखिरी दीवार भी गिरा दी और उसे एहसास हुआ कि रोहन सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसका सच्चा दोस्त भी बन गया है, जो हर तूफान के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। उसके दिल में रोहन के लिए मोहब्बत जन्म ले चुकी थी, जो अब एक घने पेड़ की तरह बढ़ने को तैयार बैठी थी। फिर एक रात उसकी हलचल से प्रीति की आंख खुल गई और उसने देखा रोहन उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल नजदीक कर चुका है। प्रीति ने रोहन की आंखों में झांका तो उसे वहां अपने लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और जुनून दिखाई दिया। इस बार जब रोहन ने उसे अपनी बाहों में लपेटा तो प्रीति ने कोई भी आनाकानी नहीं की। उसने चुपचाप अपनी पलकें मूंद ली और अपनी आत्मा को उसके हवाले कर दिया। उसने पूरे दिल से रोहन की मोहब्बत को स्वीकार कर लिया था और अपने आप को उसके हवाले सौंप चुकी थी। बबीता उसकी माँ की सहेली थी। प्रीति की माँ ने बिना शादी किए प्रीति को जन्म दिया था। जन्म देते ही उसने प्रीति को अपनी सहेली बबीता को सौंप दिया था और अपने माँ बाप के दबाव में आकर किसी अनजान आदमी से शादी करके अपनी इज्जत बचाकर ससुराल चली गई थी। वह दोबारा कभी प्रीति से मिलने भी नहीं आई थी। बबीता की शादी के 5 साल के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ था। उसने खुशी खुशी अपनी सहेली की बच्ची को अपनी बच्ची मानकर पाला था और बचपन में ही रोहन से उसकी शादी तय कर दी थी, ताकि बबीता की गोद ली हुई बेटी कभी दूर ना जाए और उनकी नजरों के सामने रहे। वह प्रीति से बेहद मोहब्बत करती थी और घर में सभी प्रीति से बेहद मोहब्बत करते थे, तभी वह इतनी बेफिक्र से इधर उधर घूमती फिरती थी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।